सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया, कूल, शानदार, चकाचक। ओके, सो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली थी। आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इस टोटल वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो पढ़ा रहा हूं वही काम की चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सो गाइस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया, 1.5 महीना उसमें माथा फोड़ा, 45 वीडियो के आसपास बनाए, 50 वीडियो शायद, पता नहीं कितने थे। उसके अंदर हम लोगों ने एक बात हमेशा सीखी है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है जब कभी भी एक एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब कभी भी एक एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, मैं फिर बोलूंगा, जब कभी भी एक एटम से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उससे वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप लोग जो उसे एनर्जी देते हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब एटम का साइज जितना बड़ा होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना दूर हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस का उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल उतना कम हो जाएगा, इसलिए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के जल्दी चला जाएगा। तो एटॉमिक साइज का हम लोगों ने यहां पर एक को रिलेशनशिप पढ़ा था, दैट एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहां पर एक दूसरे के एंटी पैरेलल चलते हैं, मतलब एक दूसरे के एंटी पार्टी है। ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगर हम लोग हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात करें, यूजुअली हम लोग ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में हमारे 3D सीरीज की बात करते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में हम लोग हमारे 3D सीरीज की बात करते हैं, ठीक है गाइस? तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में हम लोगों ने एक जनरल ट्रेंड पढ़ा था, दैट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड देन एटॉमिक साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर कॉपर जिंक पर जाकर थोड़ा सा ये बढ़ जाता है। हमने क्या ट्रेंड पढ़ा था कि स्कैंडियम से जब आप लोग मिडिल ऑफ द सीरीज तक जाते हो और उसके बाद जब आप लोग निकल तक जाते हो, यू ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। उसके अलावा भी मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों के अंदर यू विल सी एन ऑलमोस्ट सेम साइज, देयर इज एन ऑलमोस्ट सेम साइज। यानी आपने एटॉमिक साइज में क्या ट्रेंड पढ़ा कि जब आप लोग स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाते हो, यू विल ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। देन आयरन, कोबाल्ट, निकल के अंदर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, एंड देन कॉपर और जिंक में यू ऑब्जर्व अ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इस बात को अगर नहीं पता हो तो जाकर देखो, अभी देखो, मैंने सिखाया था, मैंने ये बात बताई थी कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो एटॉमिक साइज कम होता है, देन आयरन, कोबाल्ट और निकल में ये ऑलमोस्ट बराबर रहता है, एंड कॉपर जिंक में बढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरह हम इस ट्रेंड को यहां पर लगाकर देख सकते हैं, हम इस ट्रेंड को यहां पर लगाकर देख सकते हैं, और ये ट्रेंड मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन ये आपका सिर्फ एक अकेला रीजन है, ये सिर्फ आपका एक अकेला रीजन है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखने के लिए सजेस्ट करूंगा, दैट द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट भी लिख सकते हो आप लोग, ट्रांजिशनल एलिमेंट। सो द ट्रेंड in the ionization enthalpy of transitional elements are not proper, that is, it have
सम डिविएशंस, कुछ कुछ जगह पर ये डिविएट हो जाता है, कुछ कुछ जगह पर ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। मतलब वो आप जैसे पी ब्लॉक में नहीं पढ़ते थे, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। यहां पर वो लफड़ा है, यहां पर वो प्रॉब्लम है। या पी ब्लॉक में क्या पढ़ते थे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन साइज डिक्रीज, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज। यहां पर वैसा फैक्टर नहीं काम कर रहा है, यहां पर सिर्फ साइज के बेसिस पर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप साइज के बेसिस पर यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बताओगे तो भी यहां पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा। कैसे, मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर आप बात करो यहां पर क्रोमियम की, तो क्रोमियम के केस में आप देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा क्रोमियम। तो क्रोमियम का साइज छोटा होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यह देखा गया कि क्रोमियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो गई, साइज भी कम हो गया और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम हो गई। समझ रहे बात को। उसके बाद कॉपर और जिंक, आप कॉपर एंड जिंक के अंदर देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जानी चाहिए, भाई इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन इनमें देखा गया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ गई। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, आपको एक प्रॉपर और इक्वल ट्रेंड नहीं मिल पाएगा कि सर ने बोला स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज कम हो रहा है, तो अब मैं लिख दूंगा कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। नो डाउट, नो डाउट, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ रही है, इनफैक्ट आयरन तक बढ़ रही है, लेकिन बीच में जो क्रोमियम है वहां पर लफड़ा हो गया। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज सेम है, तीनों के साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए तीनों की आयोनाइजेशन इंथैल्पी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ये ट्रेंड सही है। लेकिन कॉपर और जिंक का साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए। मान रहे हो बात को। लेकिन लफड़ा क्या हो गया, रेडियस भी बढ़ गया और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ गई। तो सर इस बात का कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, इस बात का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो यहां पर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी सिर्फ साइज के बेसिस पर नहीं जस्टिफाई कर सकते। यहां पर मैं आपके साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट बड़े स्पेशल है, क्योंकि इनके अंदर जो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपके n-1d ऑर्बिटल के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या करा, एक एटम को आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोड्यूस करी या प्रोवाइड करी, सॉरी। तो जब आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करेंगे तो इस वैलेंस शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो आपने इसको प्रोवाइड करी आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसकी वजह से इसके एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये n-1d और ये ns बहुत क्लोज होने की वजह से यहां पर क्या होने लगेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या होने लगेगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके यहां आकर बैठ सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से अब ये ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी हो गया, खाली। और अब ये चार इलेक्ट्रॉन एक के पास एक के पास एक के पास आकर बैठ गए, तो यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। कई बार यहां पर एटम्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद यहां पर क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए एनर्जी लगेगी, रीऑर्गेनाइज करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी खींचकर, जो आयोनाइजेशन के लिए आपने एनर्जी दी वो तो ये ले लेगा,
मतलब जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी वो तो ये एटम ले लेगा, ये थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेगा, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी खींच लेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी लगेगी तो ये 110 ले लेगा। 10 एक्स्ट्रा क्यों ली? ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले जाए, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर ले। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जब ये रीऑर्गेनाइज हो गया तो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसने ऑक्यूपाई कर ली स्टेबिलिटी, और अब जब ये स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई कर ली तो अब जो इसने एक्स्ट्रा एनर्जी उस समय ली थी, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 100 किलो जूल की एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन आपने ली कितनी? आपने ली 110। 110 क्यों ले ली? ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए। अब जब ये स्टेबल हो गया तो इसने क्या करा? इसने 4 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी जो एक्स्ट्रा बची थी वो रिलीज कर दी। तो जो स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद इसने एनर्जी रिलीज करी, इसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी मतलब इसने क्या करा? अपनी जगह को एक्सचेंज कर ली, तो इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो अब रिलीज कर दी। तो यहां पर क्या लॉजिक लगा कि एक इलेक्ट्रॉन आपका निकालना था जो 100 किलो जूल में लग जाता, 100 किलो जूल में निकल जाता, लेकिन एटम बहुत होशियार है, चतरा है, शार्प है, इसने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली कि ले लेते हैं, अपन यहां से यहां चले जाएंगे। ये यहां से यहां चला गया। अब जब यहां से यहां आया तो इसको 110 किलो जूल की जरूरत लगी। 100 किलो जूल में इलेक्ट्रॉन चला गया और 10 किलो जूल में ये यहां से यहां आ गया। अब जब ये यहां आया तो एटम तो स्टेबलाइज हो गया। तो एटम ने बोला कि जब मैं स्टेबलाइज हो गया हूं तो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे पास क्यों रखूं? तो जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी थी स्टेबलाइजेशन के बाद वो उसने रिलीज कर दी। तो यहां पर आप देख रहे हो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के अलावा भी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी काम कर रही है। तो यहां पर क्या होता है? अलग अलग एटम के अंदर, क्योंकि यहां पर आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट में डी ऑर्बिटल की फिलिंग अलग अलग होती है, किसी की एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है तो किसी की रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां पर आप सिर्फ अकेले आयोनाइजेशन इंथैल्पी को जज नहीं कर सकते। यहां पर आप देते एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हो, लेकिन कभी कभी वो रीऑर्गेनाइज करने के लिए भी ले लेता है। तो आपको क्या लगता है कि इसने 110 किलो जूल की एनर्जी ली और 4 किलो जूल की एनर्जी छोड़ दी, तो भी इसने 106 किलो जूल की एनर्जी अंदर खींची। तो 106 किलो जूल इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, लेकिन असलियत में आयोनाइजेशन के लिए तो 100 ही लगी जो आप सोच रहे हो, लेकिन 6 एक्स्ट्रा ले ली। तो ये जो पॉइंट होता है इसे रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी या एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए आपसे अगर कोई बोलता है, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है कि आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट का आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड उटपटांग क्यों होता है, तो आप उसके क्या जवाब लिखोगे? पहला आप जवाब लिखोगे कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो मिडिल तक डिक्रीज होता है, देन आयरन कोबाल्ट निकल पर कंसिस्टेंट या इक्वल हो जाता है और कोबाल्ट जिंक का बढ़ जाता है। तो ये अनइवन एटॉमिक रेडियस होने की वजह से आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी अनइवन हो जाती है। और दूसरा खास बात, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, यानी जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हो और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वैलेंस शेल में बचा हुआ यानी एस ऑर्बिटल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन अपने आप को एडजस्ट करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है। वो अपने आप को एडजस्ट करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है और अपनी पोजीशन को रीऑर्गेनाइज कर लेता है। तो रीऑर्गेनाइज करने के लिए वो एनर्जी लेता है और स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद जो एनर्जी छोड़ता है वो एक्सचेंज एनर्जी के फॉर्म में छोड़ता है। तो ये अलग अलग टाइप की एनर्जीज यहां पर काम करने की वजह से अलग अलग एलिमेंट की आपको अलग अलग आयोनाइजेशन इंथैल्पी दिखाई पड़ती है। तो ये दो लॉजिक है, ये दो मेन रीजन है जो आपके डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके ट्रेंड की तरफ चलेंगे। आई होप आप लोगों को चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी।
तो दो चीजें यहां पर काम करेगी, पहला आपका एटॉमिक रेडियस और दूसरा आपका रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी। तो हम लोग यहां पर ट्रेंड लिख लेते हैं दैट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows an irregular trend because of two major reasons। और वो दो मेजर रीजंस कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? अरे मेरा प्यारा प्यारा गुलगुलो, जल्दी मुझे बताओ कि वो दो रीजन कौन से हैं। पहला, uneven atomic radius of the elements। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो क्या होगा? फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। हम लोग एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल पहली फुर्सत में निकल ऑलमोस्ट हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस, while copper to zinc shows increase in atomic radius। तो एक अनइवन एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होने की वजह से, एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं कि लेफ्ट से राइट गया तो कम हो गया या लेफ्ट से राइट गया तो बढ़ गया, कभी कम हो रहा है, कभी कांस्टेंट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो भाई तुम्हारा ट्रेंड उठपटांग है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है। और दूसरा क्या है लॉजिक? reorganization and exchange energies, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, हमको डिटेल में नहीं जाना है, इसके हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये दो चीजें यहां पर काम करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो अब अपन इसका ट्रेंड समझना स्टार्ट करते हैं। रीजन समझने के बाद ट्रेंड्स देख लेते हैं। ट्रेंड नंबर 1, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस स्लाइटली, ज्यादा नहीं बढ़ती है, हल्की हल्की बढ़ती है, अप टू क्रोमियम, बिकॉज क्रोमियम शोज अ सडन डिक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्रोमियम तक साइज बढ़ रहा है, नहीं, क्रोमियम तक साइज घट रहा है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, यहां तक आपको साइज घटता हुआ नजर आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज तक आपको साइज घटता हुआ नजर आ रहा है। सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, नो डाउट। इनवर्स रिलेशनशिप है क्योंकि एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। लेकिन क्रोमियम का साइज छोटा हो रहा है, मतलब एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्रोमियम पहला ऐसा एलिमेंट है जहां पर लफड़ा आ रहा है। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका साइज भी कम हो रहा है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कम हो रही है। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं क्रोमियम का एटॉमिक रेडियस भी कम होता है ससुरा, और आयोनाइजेशन भी इंथैल्पी कम होती है ससुरी। रीजन समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया जी? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात सोचो, क्रोमियम को अगर कोई बोलेगा कि 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ये सोचेगा कि अगर मेरा ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मेरा 3d तो हाफ फिल्ड है, मेरा 3d तो
हाफ फील्ड है, दैट मीन्स आई विल बिकम मोर स्टेबल, आई विल बिकम स्टेबल। तो ये बोलेगा ले जा ले जा ले जा, रे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ले जा साले, आज ले जा। समझ में आ रही है बात? तो इसके अंदर क्या होता है, दैट देयर इज नो चेंज, अभी भी स्टेबल है, स्टेबल तो अभी भी है, समझना। 4s भी इसका हाफ फील्ड है, समझ रहे हो? कुछ बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो सुनो तुम लोग, अभी भी हाफ फील्ड है और अभी भी स्टेबल है, बट देयर इज नो चेंज इन स्टेबिलिटी, देयर विल बी नो चेंज इन स्टेबिलिटी आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल। अगर आप 4s में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दोगे तो भी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्रोमियम बोलेगा कि भैया जब मेरी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए क्रोमियम का आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती हुई नजर आती है, क्योंकि अगर आप कम एनर्जी देकर थोड़ी सी एनर्जी लेकर अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर भी फेंक दे, उसके बावजूद उसकी स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बावजूद उसकी स्टेबिलिटी जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। समझ रहे ले हो बिडू लोग? बिडू लोग तुमको समझ में आ रहा है? तो क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी देता है और Cr पॉजिटिव बन जाता है तो इसका 4s भले ही 0 हो जाए लेकिन 3d अभी भी 5 रहेगा, दैट मीन्स इट इज स्टिल वेरी स्टेबल। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ देता है। समझ रहे ले हो बिडू लोग? बिडू लोग, भाई लोग, स्क्रीनशॉट लो। मारा देशवासियों, मोदी, आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं, IIT नहीं, JEE और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे देशवासियों, जब मैंने JEE दी थी तब मुझे यह सवाल आया था, इसीलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े, पहला ट्रेंड क्लियर। चलिए सेकंड ट्रेंड की तरफ चलते हैं। क्रोमियम के बाद आफ्टर क्रोमियम कौन आता है? मैग्नीज एंड आयरन shows increase in ionization enthalpy because their atomic radius decreases। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम का थोड़ा सा बढ़ा, टाइटेनियम और वेनेडियम का ऑलमोस्ट सिमिलर रहा, क्रोमियम का कम हो गया, फिर क्रोमियम के बाद मैग्नीज और आयरन का काफी बढ़ गया क्योंकि इनका साइज घट गया। तीसरा ट्रेंड, आयरन, कोबाल्ट and nickel shows almost same ionization enthalpy because of almost similar atomic radius। ये ट्रेंड भी बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर सवाल आता है that copper and zinc shows uneven or unexpected increase in ionization enthalpy despite of increase in atomic radius। atomic radius बढ़ जाने के बावजूद क्या है मेरा वजूद? क्या बोल रहे हो सर? हाँ, तो कॉपर और जिंक का एटॉमिक रेडियस बढ़ने के बाद भी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कारण सोचो क्या होना चाहिए इसका जवाब? अरे यार ऐसा मत बोलोगे हमको याद नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको क्या पता। अरे कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, हाईली स्टेबल। अब आप सोचो जो ऑलरेडी स्टेबल है आप उसको बोलो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे,
तो वो छोड़ेगा क्या, मना कर देगा। तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ हैविंग अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, because of having very stable electronic configuration it becomes tough to release electron, it becomes tough to release electron। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या यहां पर कोई दिक्कत। और सबसे ज्यादा टफ तो जिंक के अंदर होता है, सबसे ज्यादा टफ कौन होता है, जिंक, क्योंकि जिंक के अंदर अभी पूरी स्टेबिलिटी है, उसका 4s पूरी तरीके से भरा हुआ है और इसका 3d भी पूरी तरीके से भरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो वो अभी जितना स्टेबल है, एक एटम जब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होता है वो उस कंडीशन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता है, और अगर उसके बाद आप उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये खाली हो जाएगा और ये बचेगा। लेकिन अभी जो स्टेबिलिटी है इसके मुकाबले हाफ फिल्ड की, या ये वैकेंट हो जाए और ये फुल्ली फिल्ड रहे, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। मेरी बात समझना, जैसे क्रोमियम के केस में क्या हुआ, 4s 0 हो गया और 3d 5 हो गया, ये स्टेबल है। यहां पर 4s 0 हो जाएगा, जब जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये 4s 0 हो जाएगा और ये 3d 10 बचेगा। लेकिन 4s 0 और 3d 10, 4s 0 और 3d 10 के मुकाबले ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल से स्लाइटली लेस स्टेबल की तरफ जाना जिंक को अच्छा नहीं लगेगा। आ गई आपको बात समझ में। सिमिलरली कॉपर के अंदर क्या होगा, सिमिलरली कॉपर के अंदर क्या होगा, कॉपर के अंदर 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक Cu पॉजिटिव और एक Cu डाई पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव में आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d 10 बचेगा। लेकिन अभी एक ऑर्बिटल हाफ और एक ऑर्बिटल फुल, ये मोर स्टेबल है किसके मुकाबले, जब ये खाली हो जाए और ये फुल्ली फिल्ड रहे, तो अभी ये कंपैरेटिवली स्टेबल है। और अगर +2 हो गया तो एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा, तो अब आप देखो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो कॉपर और जिंक के केस में ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई देती है। ये सोचते हैं कि कुछ ना हो तो बेहतर है। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस। तो ये था आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूरा बातचीत। अब गाइस अगले वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहां पर इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ट्रांजिशनल एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला पॉइंट उठाकर समझाऊंगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कहां आ गए हम, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इसलिए ये टॉपिक, वैसे भी इसकी लेंथ आई थिंक 20-25 मिनट के आसपास हो गई है, फिर वो उठाऊंगा, वो समझाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा तो लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस टॉपिक में लगेंगे लगभग 40 मिनट के आसपास, 50 मिनट के आसपास, तो वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं रोक रहे हैं। इसके आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे नो डाउट। उसके बाद सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बचेगी और फिर हमारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स वगैरह बचेंगे। ये चैप्टर छोटा जल्दी हो जाएगा, चिंता मत करो। होपफुली इस मंथ के एंड तक ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्रेंड अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे को आपको एक बात और बतानी है। अच्छा वो मुझे याद आ गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा वो मुझे याद आ गया, वरना मुझे अगले वीडियो में कराना पड़ता। तो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, कॉपी किताब वापस खोलो, बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। एक बात और बची है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा होपफुली। एक पॉइंट बताना रह गया, मैं मेरा देशवासियों से माफी चाहता हूं। मैं तो गरीब हूं, झोला लेके निकल लूंगा, पर तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा। एक बात और, जो 5D सीरीज होती है, जो तुम्हारे 5D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं,
have unusually high ionization enthalpy than 4D एंड 3D सीरीज एलिमेंट्स, यानी कि आपके जो 4D सीरीज है ना, वो लेंथेनम, हाफनियम, वो ला हफ्ता, वरना, रेणु और इंदिरा तुझे पीटेगी और तू हंस देगा, नहीं कुछ और देगा, है ना, मर जाएगा, वो वाले जो अपनी सीरीज थी, आखिरी में मरकरी आता है, उस सीरीज के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन इंथैल्पी अनयूजुअली हाई हो जाती है एज कंपेयर टू 3D एंड 4D सीरीज। तो बेटा इसका एक ही जवाब है, दैट इन 5D सीरीज, जब आप 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, वी फाइंड द इंटरवाइनिंग 4f ऑर्बिटल्स, आप लोगों को 4f ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एंड दैट टू फिल्ड, पूरी तरीके से फिल्ड मिलेंगे, एंड ये 4f ऑर्बिटल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, विच ड्रास्टिकली डिक्रीजेस द एटॉमिक रेडियस। आपको पता है ना, आपके 5D सीरीज का और 4D सीरीज का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। अगर आपको याद ना हो तो लेंथेनम के बाद हैफनियम आता है और इसके ऊपर वाइट्रियम के बाद जिरकोनियम आता है। तो हमने देखा कि जिरकोनियम और हैफनियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है ना। फिर आता है निम्बोनियम या निम्बोनियम, जो भी इसका नाम हो, MB, और अगला आता है TA। तो यहां पर इन दोनों का साइज बराबर होता है। फिर आता है मॉलिब्डेनम, है ना, और आता है यहां टंगस्टन, इनका एटॉमिक रेडियस भी ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो आप देखो, कायदे से इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ना था लेकिन कम हो गया। क्यों? क्योंकि 4D के अंदर f ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन 5D के अंदर 4f ऑर्बिटल आ जाता है। और 4f ऑर्बिटल, ये जैसे न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल और ये सिक्स्थ शेल। तो आपने पहले 6 शेल्स में रखे, फिर अंदर उतर के 5D में इलेक्ट्रॉन रख लेते, लेकिन और अंदर उतर के 4f में रखने पड़े। तो जैसे जैसे 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़े, 14 इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़े, 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े, और ये क्लोज होने की वजह से न्यूक्लियस ने इसको जोर से खींच लिया, इसलिए साइज बढ़ने की जगह कम हो गया। और जैसे ही साइज कम हुआ, क्या बढ़ेगी? अरे क्या बढ़ेगी मेरा चूजो? एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको 5D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमारा टॉपिक खत्म होता है और अब इसके आगे की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय मेरा देशवासियों।